सच्ची एक बहुत ही एक्साइटिंग मूवी हाथ लगी है। अगर आपको ये देखने के बाद बोरिंग लगे तो सीधा आकर मुझे थप्पड़ मार देना। ये पिछले 10 साल की सबसे अच्छी गैंगस्टर मूवी है, इसके मुकाबले की और कोई नहीं है। भले ही आपको कोरियन फिल्में पसंद ना हो, लेकिन आप इस मूवी के बारे में जरूर जानते होंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्लासिक सीन्स हैं, जैसे कि दिंगचिंग का फेमस एलिवेटर फाइट गॉड टाइटल भी इसी मूवी से आया है। और जरा इसकी जबरदस्त स्टार कास्ट तो देखो, इनमें से किसी एक को भी उठा लो, वो सब कोरियन बॉक्स ऑफिस की गारंटी है। ये मूवी पुरानी ट्रेडिशनल फाइटिंग वाली गैंगस्टर फिल्मों जैसी नहीं है। न्यूवर ने मुझे असलियत में एहसास दिलाया कि असल में बेरुखी कल्डनेस क्या होती है, असल में दोस्ती यारी लॉयल्टी क्या होती है, और असल में लाचारी हेल्पलेसनेस क्या होती है। एक सुनसान से वेयरहाउस में कोरिया के सबसे बड़े गैंगस्टर ग्रुप का टॉप एग्जीक्यूटिव ली जा-संग अपने आदमियों को ऑर्डर दे रहा है गैंग के एक गद्दार से पूछताछ करने के लिए। भले ही वह आदमी पूरी तरह खून से लथपथ था और हजारों बार बोल चुका था कि वह गद्दार नहीं है, लेकिन आखिर में पत्थर दिल ली जा-संग ने उसे नहीं छोड़ा। इस तरह के बेरहम कत्ल के तरीके को देखकर भी ली जा-संग को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह आदी हो चुका था क्योंकि यह काम वह पिछले 8 साल से कर रहा था। उसने इतने लोग मार दिए थे कि अब की गिनती भी याद नहीं। लेकिन यह आदमी जो बिना पल के झपकाए खून कर देता है, उसकी एक खास आइडेंटिटी है। वह एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है जिसे पुलिस ने गैंगस्टर ग्रुप में घुसने के लिए भेजा है। इन 8 सालों में ली जा-संग हर दिन डर डर के जीता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा के टुकड़े हो गए हों। उसने अपने डिपार्टमेंट पुलिस को काउंटलेस बार रिक्वेस्ट की कि वह नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन हर बार डिपार्टमेंट ने उसे धमकी देकर मना कर दिया। आखिरकार एक रात गोल्ड मून ग्रुप का चेयरमैन सुख गाड़ी से घर जा रहा था, तभी बदकिस्मती से उस पर हमला हो गया और एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ये खबर मिलते ही कि चेयरमैन का एक्सीडेंट हो गया है, गोल्ड मून ग्रुप के सारे आदमी उसी रात फौरन वहां पहुंच गए। आपको आसानी से समझ आए इसके लिए मैं पहले गोल्ड मून के मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। गोल्ड मून ग्रुप में 3 बड़े गैंग्स हैं, टाइगर गैंग, बेदामुन गैंग और दिरी गैंग। टाइगर गैंग का लीडर है सेओक डोंगचूल, जो गोल्ड मून ग्रुप का चेयरमैन भी है। उसका खास आदमी है घमंडी ली जुंगू। बेदामुन गैंग का लीडर है दिंगचिंग, उसका राइट हैंड मैन है हमारा अंडरकवर हीरो ली जा-संग। दिरी गैंग का लीडर है जंग सुकी, उसके पास ज्यादा आदमी नहीं है, उसका गैंग लगभग खत्म हो चुका है। जब चेयरमैन के एक्सीडेंट की खबर मिली तो दिंगचिंग, जो उस वक्त शंघाई में था, अपने जूते स्लीपर्स बदलने का टाइम भी नहीं मिला उसे और वह फौरन कोरिया के लिए निकल पड़ा। अपने भाई जा-सिंग को खुद रिसीव करने आया देख दिंगचिंग बहुत खुश हुआ। भले ही ली जा-सिंग दिंगचिंग के अंडर काम करता था, लेकिन उन दोनों का रिश्ता सगे भाइयों जैसा था। भले ही जा-संग ने उसे गुस्सा दिखाया, दिंगचिंग ने उसे डांटा नहीं, बल्कि अपना सारा गुस्सा साइड में खड़े दूसरे लड़के पर निकाल दिया, क्योंकि वो दोनों जिगरी दोस्त थे, जान देने वाले भाई। इसलिए दिंगचिंग ली जा-संग के सामने कभी भी अपने बॉस होने का रोब नहीं दिखाता था। लेकिन चेयरमैन के एक्सीडेंट से ज्यादा दिंगचिंग को अपने भाई जा-संग की फिक्र थी। उसने शंघाई से लाया हुआ गिफ्ट निकाला और जा-संग के हाथ में दे दिया। जा-संग ने बॉक्स खोला, उसके अंदर एक रोलेक्स वॉच थी। फिर से नकली माल फेक आइटम ले आए। जा-संग ने कहा, दिंगचिंग बोला, नकली तेरी? साले लौंडे, ये सर्टिफिकेट के साथ है, तू खुद देख ले। जा-संग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, ये भाभी को दे देना, आइंदा से ऐसा कचरा मत लाना। भले ही दिंगचिंग ऊपर से पागल जैसा और गाली गलौज करने वाला लगता था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर गोल्ड मून के सारे आदमी मौजूद थे। कुछ लोग दिल से परेशान और चिंतित थे और कुछ लोग मन ही मन खुश हो रहे थे। ली जा-संग तो बस दुआ कर रहा था कि सेओक डोंगचूल जल्दी मर जाए, ताकि वह जल्दी से इस जहन्नुम जैसी अंडरकवर लाइफ को खत्म कर सके। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, डॉक्टर ने आकर सबको बुरी खबर सुनाई। मिस्टर सीक डोंगकुल सुबह करीब 1:50 पर उनकी मौत हो गई है। यह खबर सुनकर सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स के चेहरों पर अजीब से भाव आ गए, क्योंकि वो सब दिल ही दिल में जानते थे कि अब एक नया खूनी खेल शुरू होने वाला है। और उसी वक्त पुलिस डिपार्टमेंट भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। वो गोल्ड मून के नए चेयरमैन के इलेक्शन को कंट्रोल करके पूरे गोल्ड मून ग्रुप को तबाह करना या कब्जे में लेना चाहते थे, क्योंकि गोल्ड मून ग्रुप की ताकत लगातार बढ़ रही थी। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो बाद में वो माफिया की तरह पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। उनके 8 साल की जांच के मुताबिक चेयरमैन पोस्ट का पहला उम्मीदवार गोल्ड मून का मेन बिजनेस संभालने वाला दिंगचिंग हो सकता है। चेयरमैन सेओक ने अपनी मौत से पहले ही दिंगचिंग को अपना वारिस मान लिया था, लेकिन दिंगचिंग का एक जान का दुश्मन था, ली जोंगकू, जो अभी गोल्ड मून का एंटरटेनमेंट बिजनेस संभालता है। दोनों के पास पावर हासिल करने का पूरा चांस था। पुलिस ने इस ऑपरेशन के लिए एक खास नाम भी रखा था, प्रोजेक्ट न्यू वर्ल्ड। चेयरमैन सेओक के मरने के बाद चीफ गैंग के वादे के मुताबिक ली जा-संग आखिरकार अपनी अंडरकवर लाइफ खत्म कर सकता था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मर उससे बताएगा कि प्लान अचानक बदल गया है। गुस्से में ली जा-संग चीफ गैंग के पास गया और पूछा कि वह अपना वादा क्यों नहीं निभा रहा। हालात मजबूर कर रहे हैं, गैंग ने कहा। 8 साल की मेहनत और वादे सिर्फ चीफ गैंग के एक सेंटेंस की वजह से पल भर में धुआं हो गए। ली जा-संग को इतने गुस्से में देखकर चीफ गैंग को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उल्टा वह ली जा-संग की आइडेंटिटी को लेकर उससे ब्लैकमेल करने लगा। अगर उन्हें पता चल गया कि तू पुलिस वाला है तो वो क्या करेंगे? गैंगस्टर दिंगचिंग के मुकाबले चीफ गैंग का तरीका एक बदमाश जैसा था, बहुत ही कमीना। जब ली जा-संग वहाँ से जाने लगा, उसने वो गिफ्ट देखा जो चीफ गैंग उसे देने वाला था। कुछ बच्चों के कपड़े और खिलौने सिलेक्ट किए हैं, सुना है बेटा हुआ है। उस पल ली जा-संग को समझ आया कि चीफ गैंग हमेशा से उस पे चुपके से नजर रखे हुए था। कहने को तो वो बच्चे के लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन असलियत में वो बच्चे के नाम पर उसे धमकी
धमकी दे रहा था। ली जा-संग को चेतावनी दे रहा था कि वो पलटने की कोशिश न करे। इस बात से ली जा-संग को बहुत गुस्सा आया। उसने सीधा गिफ्ट को पानी में फेंक दिया। गोल्ड मून की मीटिंग में सभी एग्जीक्यूटिव्स ने सजेस्ट किया कि जल्द से जल्द नया चेयरमैन चुनना जरूरी है। डिंगचिंग सबके सजेशन से पूरी तरह सहमत था और ली जोंगू ने भी कोई एतराज नहीं जताया। मीटिंग खत्म होने से पहले डिंगचिंग ने सबको साथ में डिनर करने का सुझाव दिया क्योंकि सबका एक साथ इकट्ठा होना बड़ी बात थी। लेकिन ली जोंगू को ऐसा नहीं लगा। उसे नहीं लगा कि वो और डिंगचिंग दोस्त हैं क्योंकि वो हमेशा से डिंगचिंग को अपना दुश्मन मानता था। डिंगचिंग भी इस बात से काफी परेशान था। अगर डिंगचिंग इतना रहमदिल न होता तो अपनी काबिलियत से वो कब कर ली जोंगू को पीछे छोड़ चुका होता। जब डिंगचिंग और उसके आदमी वहां से निकलने वाले थे, एक कार अचानक तेजी से उनकी तरफ आई। ली जा-संग ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा और सीधा डिंगचिंग के आगे आ गया। डर गया क्या? कार से ली जोंगू निकला। ली जोंगू, ये मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया। भले ही ये ऊपर से एक मजाक लग रहा था, लेकिन असल में ये डिंगचिंग के लिए एक खुली चैलेंज थी। ली जा-संग ने जो अभी किया वह सोचकर डिंगचिंग बहुत खुश हुआ, इसलिए वह सबको साथ में डिनर के लिए ले गया। माहौल काफी खुशनुमा था। वहीं दूसरी तरफ ली जोंगू की टीम में माहौल हमेशा बहुत टेंस रहता था। उसके आदमी खाना भी बिना इजाजत के नहीं खा सकते थे। उन्हें ली जोंगू के ऑर्डर का इंतजार करना पड़ता था। दोनों ही गैंगस्टर ग्रुप थे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था क्योंकि डिंगचिंग को कुछ जरूरी काम था। उसे फिर से शंघाई जाना पड़ा। अपने बॉस डिंगचिंग की हिफाजत के लिए ली जा-संग खुद अपने आदमियों के साथ उसे छोड़ने गया। एयरपोर्ट पहुंचते ही अंडरकवर कॉप होने के नाते ली जा-संग ने महसूस किया कि आसपास बहुत सारे प्लेन क्लोथ्स पुलिस वाले हैं। ये देखकर ली जा-संग को कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि उसने डिंगचिंग के ट्रिप के बारे में किसी को नहीं बताया था। जैसे ही डिंगचिंग सिक्योरिटी चेक से निकला, कुछ पुलिस वाले उसकी तरफ आए। चीफ कैंग को तुमसे कुछ काम है, चलो। डिंगचिंग ने पूछा कि चीफ कंग को क्या काम है, पर चीफ कंग ने बिना कुछ कहे सीधा एक फाइल उसके हाथ में दे दी। डिंगचिंग ने फाइल खोली और एकदम से हैरान रह गया। उसमें उसके दुश्मन ली जोंगू के सारे गुनाहों के सबूत थे। ये सबूत ली जोंगू को बर्बाद करने के लिए काफी थे और डिंगचिंग को चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाने के लिए। भले ही डिंगचिंग चेयरमैन बनना चाहता था, लेकिन उसके भी अपने उसूल और सीमाएं थी। पुलिस के साथ मिलकर साजिश करने का काम डिंगचिंग ने कहा कि वह ये नहीं कर सकता। ये सुनकर चीफ कंग ने सीधा एक और फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। डिंगचिंग ने वह खोली और देखा कि उसमें उसके खुद के गुनाहों के सबूत हैं। लगता है तुम्हारे बहुत सारे इन्फॉर्मर मुखबिर हैं। चीफ कैंग ने धमकी दी, अगर ये फाइल मैंने ली जोंगू को दे दी तो कैसा रहेगा। ये साफ था कि चीफ कंग उससे सलाह नहीं मांग रहा था, बल्कि उससे ऑर्डर दे रहा था। अगर वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो ली जोंगू उसे मार डाले, वरना तो चेयरमैन बन पाएगा और शायद पुलिस उसे अरेस्ट भी कर ले। इस बातचीत के बाद डिंगचिंग को एहसास हो कि गैंग में कोई मुखबिर है। उसने फौरन अपने वकील को बुलाया और इस मामले की अच्छी तरह जांच करने को कहा। कितना भी पैसा लगे मुझे परवाह नहीं, सबसे बेस्ट आदमी को ढूंढ के ये काम करवाओ। उसने अपने एनबीएन के प्रोफेशनल किलर को भी बुलाने का ऑर्डर दिया। लगता है अब ये जंग होकर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ ली जोंगू ने भी चेयरमैन बनने के लिए अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने गोल्ड मून के कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया और उम्मीद की कि वो लोग उसे वोट देंगे। उसने कहा कि इसके बदले में सबको अच्छा फायदा मिलेगा। फायदा? हाँ बिल्कुल है, तुम सबकी जान बख्श दूंगा। असलियत में उसने उन्हें यहाँ बुलाया था सिर्फ उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए। भले ही डिंगचिंग ने पुलिस के साथ काम करने से मना कर दिया था, लेकिन पुलिस का मकसद पूरा हो गया था। जब ली जोंगू खाना खा रहा था, अचानक पुलिस की एक टीम अंदर घुस आई। चीफ कैंग सीधा ली जोंगू के सामने गया। तुम यहाँ खाना खाने कैसे आ गए? ये जगह बहुत महंगी है, पुलिस की सैलरी में तुम लोग यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद चीफ कैंग ने अरेस्ट वारंट निकाला और उसे कत्ल, मारपीट और फ्रॉड के जुर्म में ली जोंगू को अरेस्ट कर लिया। किसका काम है? उस डिंगचिंग कमीने का है ना? चीफ कंग ने कहा। हाँ, कौन हो सकता है? चीफ कैंग ने सारा इल्जाम डिंगचिंग पर डाल दिया ताकि उन दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ जाए। वहीं शंघाई में बैठे डिंगचिंग को जल्द ही ली जोंगू के अरेस्ट होने की खबर मिल गई, तो उसने फौरन अपने आदमियों को कोरिया की टिकट बुक करने को कहा ताकि वो वापस आकर बोर्ड मीटिंग बुला सके। यानबियन के F4 किलर्स गांव से सोल आ चुके थे। भले ही ये लोग दिखने में बहुत सीधे साधे लग रहे थे, लेकिन जब ये कत्ल करते थे तो आंख भी नहीं झपकाते थे। ये देखते हुए कि पुलिस पूरी तरह से इस खेल में शामिल हो चुकी है, लेकिन एक अंडरकवर कोप होने के बावजूद ली जा-संग को इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अपने होने वाले बच्चे को देखकर ली जा-संग के दिमाग में एक बड़ा ख्याल आया। सुनो, हम लोग देश छोड़कर बाहर रहने चले क्या? उस वक्त ली जा-संग को नहीं पता था कि उसके पास बैठी उसकी बीवी भी चीफ कंग की इन्फॉर्मर है और उसका काम था ली जा-संग पर हर वक्त नजर रखना ताकि वह गद्दारी न कर सके। वह औरत भी ली जा-संग की तरह कई बार ये सब छोड़ने की रिक्वेस्ट कर चुकी थी, लेकिन हर बार अंजाम वही होता था। चीफ कैंग उसे धमका कर वापस खींच लेता था। सीन बदलता है। डिंग क्विंग जो अभी अभी देश लौटा था, वह फौरन जेल में ली जोंगू से मिलने गया। वह ली जोंगू को समझाना चाहता था कि वह इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है, लेकिन घमंडी ली जोंगू भला डिंगचिंग की बात कैसे मानता? इस तरह से मेरी पीठ में छुरा घोंप कर मुझे रास्ते से हटाकर तू अकेला गोल्ड मून ग्रुप हड़पना चाहता है ना? डिंगचिंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही ली जोंगू आग बबूला हो गया। ली जोंगू को कंट्रोल से बाहर होते देख डिंगचिंग भी समझ गया कि पुलिस की यह साजिश कितनी गहरी है। सिर्फ सिंपल दिमाग वाला ली जोंगू पुलिस की बातों में पूरी तरह आ चुका था। उसने डिंगचिंग ने खुद चीफ कैंग से मुलाकात की और उसे चाइनीज मून केक्स का एक डब्बा दिया और हर मून केक के अंदर ठूस ठूस कर नोट भरे हुए थे। डिंगचिंग पैसों से चीफ कैंग को रिश्वत देकर मिन्नत कर रहा था कि वह उन्हें छोड़ दे, लेकिन डिंगचिंग ने चीफ कैंग को कम समझने की गलती कर दी। यह प्लान जो
जो पिछले 10 साल से तैयार हो रहा था, भला वह इन चंद लाखों के लिए कैसे छोड़ सकता था। ये जान लो कि इतने सालों में गोल्ड मून ग्रुप को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए कई अंडरकवर एजेंट्स अपनी जान दे चुके थे। बात बिगड़ने के बाद दिंग चिंग मजबूरी में अपनी कार में वापस आ गया। तभी वकील ने उससे इन्फॉर्मर की इन्वेस्टिगेशन फाइल ला कर दी। जब उसने उस आदमी का नाम देखा जिसे वह कभी देखना नहीं चाहता था, तो उसने वकील से दोबारा पूछा, ओए ये पक्की खबर है ना? वकील ने कहा, ये इन्फॉर्मेशन चाइना की सबसे बेस्ट हैकर टीम से आई है। अचानक फोन की घंटी बजी। देखा कि उसके भाई जासंग का कॉल है। दिंग चिंग ने फौरन खुद को संभाला। हाँ साले भाई कहाँ है? फोन पर दिंग चिंग ने कहा कि वह ली जासंग को एक सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए वह अभी वेयरहाउस आ जाए। वेयरहाउस का नाम सुनते ही ली जासंग का दिल घबराने लगा, क्योंकि हमेशा गद्दारों को ठिकाने लगाने के लिए ही वे लोग वेयरहाउस जाते थे। उसे शक हुआ कि उसकी असलियत पकड़ी गई है और आएन उसी वक्त दिंग चिंग के भेजे हुए किलर्स एक इन्फॉर्मर मुखबिर तक पहुंच चुके थे। जब उसे पता चला कि उसकी असलियत सामने आ गई है, उस औरत ने शांति से चीफ कैंग को कॉल किया। लगता है मैं पकड़ी गई, मेरी सारी फाइल्स डिलीट कर दो, यहाँ सब संभाल लेना, और हाँ एक रिक्वेस्ट है, सिगरेट पीना छोड़ देना। सीन बदलता है। यनबियन के 4 किलर घर में घुस चुके थे और घर के अंदर मौजूद वह औरत भी बंदूक तान कर हमले के लिए तैयार थी, क्योंकि दिंग चिंग का ऑर्डर था कि औरत को जिंदा पकड़ना है। इसलिए उसके पास बंदूक होने के बावजूद वे सब अपनी जान की परवाह किए बिना एक साथ अंदर घुस गए। रास्ते भर ली जासंग के दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे, यहाँ तक कि उसने मरने की तैयारी भी कर ली थी। जैसे ही वह वेयरहाउस पहुंचा, दिंग चिंग ने एक ऑर्डर दिया और पीछे से फॉकलिफ्ट पर एक बड़ा सा बैरल लाया गया। भाई देखना चाहेगा पीछे बैरल में क्या है? ली जासंग हैरानी से उस बैरल के पास गया। दिंग चिंग उसे घूर रहा था और जासंग ने धीरे से ढक्कन खोला। बैरल के अंदर जो इन्फॉर्मर थी वो वही गो टीचर थी जो ली जासंग से मिला करती थी। ये मंजर देखकर ली जासंग अंदर तक डर गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी आइडेंटिटी भी जरूर सामने आ गई है। और वही हुआ। दिंग चिंग ने ली जासंग को बताया कि इस औरत के अलावा उन्हें एक और मुखबिर अंडरकवर का पता चला है। यह सुनकर ली जासून के पसीने छूटने लगे और दिंग क्विंग ये कहते हुए पास पड़ा एक फावड़ा शवल उठा लेता है और फिर अपना कोट उतारता है। पता चला कि ली जा सिंह के साथ रहने वाला लड़का भी चीफ कांग का ही मुखबिर था। ली जा सिंह के सामने ही उसने डिंग क्विंग ने उस आदमी को चाकू से मार डाला। असलियत में ये सब कुछ वो अपने भाई ली जा सिंह को दिखाने के लिए कर रहा था। इसके बाद वो सीधा ली जा सिंह के पास गया और जैसे एक भला आदमी समझाता है वैसे उससे कहा कि कभी भी ऐसा कुछ मत करना जिसके लिए खुद को माफ न कर पाओ। फिर उसने ऑर्डर दिया उस लड़की को भी ठिकाने लगा दे, इस लौंडे के साथ फेंक दे उसे। यहाँ दिंग चिंग ने दोनों से कोई सख्त पूछताछ नहीं की। इससे ही सब कुछ साफ हो गया था। उस औरत को और तकलीफ न हो इसलिए ली जा सिंह ने यनबियन वाले की बंदूक निकाली और बंदूक उस औरत पर तान दी। जब औरत ने आंखों से इशारा किया तब ली जा सिंह ने मजबूरी में ट्रिगर दबा दिया। वकील ने दिंग चिंग को उदास देखा और वो भी बहुत हैरान था कि दिंग चिंग ने ली जा सिंह की असलियत सामने क्यों नहीं लाई, क्योंकि दिंग चिंग बहुत रहम दिल था। वो और ली जा सिंह पिछले 8 साल से एक दूसरे के लिए जान देने वाले भाई थे। एक बार जब वो दोनों किसी काम से गए थे तो उन पर करीब 10 से 20 लोगों ने हमला कर दिया था। तब ली जा सिंह ने ऐन मौके पर आगे आकर उनकी परवाह किए बिना उन सब से लड़ गया था। ऐसा भाई पास हो तो गद्दारी तो दूर की बात है, अगर वो उसकी जान भी मांग लेता तो दिंग चिंग वो भी दे देता। लेकिन दिंग चिंग की इसी रहमदिली ने आखिर में उसे बचाया नहीं। ये जानते ही कि दिंग चिंग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, चीफ कैंग भी अब सुस्ती नहीं दिखा सकता था। इसलिए वह जेल में दिंग चिंग से मिलने की तस्वीरें निकाली। उसने झूठे सबूत बनाए कि दिंग चिंग ने उसके ली जोंगू खिलाफ गवाही दी है और इसे एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया ताकि ली जोंगू जो एक टाइम बॉम्ब जैसा था पूरी तरह भड़क जाए। और वही हुआ। सिंपल दिमाग वाले ली जोंगू ने फौरन चीफ कैंग की बातों पर भरोसा कर लिया। उसने जल्द ही अपने सारे आदमियों को इकट्ठा किया और दिंग चिंग को खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया। असलियत तो यह है कि पता जी अगर चीफ कैंग ये साजिश न भी करता ली जोंगू तब भी दिंग चिंग को रास्ते से हटा देता। लेकिन इस बार जो ये अंडरकवर वाला मामला हुआ वह दोनों कैंग और जासंग के प्लान से बाहर था। चीफ कैंग ने भी नहीं सोचा था कि दिंग चिंग इतना काबिल होगा कि वह उनकी पुलिस इन्फॉर्मर्स की डिटेल्स निकाल लेगा। लेकिन चीफ कैंग ये नहीं समझ पाया कि इस बार दिंग चिंग ने ली जासंग को जिंदा क्यों छोड़ दिया। पर अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था क्योंकि ली जोंगू का एक्शन शुरू होने वाला था। बस दिंग चिंग और ली जोंगू रास्ते से हट जाएंगे तो उनका पुलिस का फाइनल प्लान कामयाब हो जाएगा। गोल्ड मून ग्रुप का जांग सुकी बाहर आया। असलियत में पुलिस ने जिसे नया चेयरमैन बनाने का फैसला किया था वह रिटायर होने वाला जांग सुकी ही था, क्योंकि चाहे वह घमंडी ली जोंगू हो या चालाक दिंग चिंग, पुलिस के लिए उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल था। सिर्फ यह आधा रिटायर हुआ जांग सुकी ही उनके प्लान के लिए सबसे आसान था। जब जांग सुकी चला गया चीफ कांग ने फौरन अपना असली मकसद बताया। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जासंग ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम गोल्ड मून को संभालो, क्योंकि ली जासंग की पुलिस फाइल में सारी डिटेल्स दिंग चिंग के हैकर्स ने सिस्टम से पूरी तरह डिलीट कर दी थी। भले ही उसे कैंग को नहीं पता था कि दिंग चिंग ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे लगा कि यह सही मौका है ली जासंग को गोल्ड मून का बॉस बनाने का और इस तरह पूरे गैंग को कंट्रोल करने का। शायद सिर्फ ली जासंग ही दिल से जानता था कि दिंग चिंग उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे एक नई जिंदगी जीने का मौका दिया था। बहुत जल्द दिंग चिंग पर ली जोंगू के आदमियों ने हमला कर दिया। दिंग चिंग अपने आदमियों की प्रोटेक्शन में एलिवेटर से भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला उसने देखा कि अंदर भी दुश्मन भरे पड़े हैं। और बस ऐसे ही दिंग चिंग ने अकेले
पहले ही उन 6 लोगों से लड़ाई शुरू कर दी। और यही वह पल था जब दिंग चिंग को एलिवेटर गॉड ऑफ वॉर का टाइटल मिला। लेकिन भले ही दिंग चिंग की फाइटिंग स्किल्स जबरदस्त थी, पर आखिर में दुश्मन ज्यादा थे। आखिर में दिंग चिंग को भी कई चाकू लगे और वह खून में लथपथ होकर गिर पड़ा। दिंग चिंग को खत्म करने के बाद वह लोग ली जा सिंह के घर पहुंच गए ताकि ली जा सिंह और उसकी बीवी को मार सके। लेकिन वहाँ पुलिस पहले से ही मौजूद थी और उन दोनों को बचा लिया। लेकिन इतना तनाव, टेंशन वाला माहौल देखकर वह औरत जासंग की बीवी इतना घबरा गई कि उसका मिसकैरेज हो गया। इस हादसे के बाद ली जा सिंह फौरन हॉस्पिटल भागा अपने बड़े भाई दिंग चिंग को देखने के लिए। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए दिंग चिंग को देखकर ली जा सिंह के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। तभी जांग सुकी अपने एग्जीक्यूटिव्स के साथ वहाँ आ गया। उनका मकसद दिंग चिंग को देखना नहीं था, बल्कि जांग सुकी को नया चेयरमैन बनाने की बात करना था। इन मतलबी और धोखेबाज लोगों को देखकर ली जा सिंह भी बहुत हैरान था। उसने सोचा नहीं था कि ये बूढ़ा जांग सुकी इतनी जल्दी बाकी सबको अपनी तरफ कर लेगा। उसी वक्त ली जा सिंह को अपनी बीवी के मिसकैरेज की खबर भी मिली। सिर्फ एक दिन के अंदर ली जा सिंह ने अपने 2 सबसे अजीज लोगों को खो दिया। वह एक बार फिर चीफ कंग के पास गया, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं था। इस बार ली जा सिंह बहुत शांत और चुपचाप था। ऐसा लग रहा था जैसे इसी एक दिन में उसे बहुत सी बातें समझ आ गई हूँ। चीफ कंग के सारे ऑर्डर सुनने के बाद ली जा सिंह ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि गहरी नजर से चीफ कंग को देखा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। बाहर आने के बाद ली जा सिंह ने एक बार फिर मुड़कर देखा, जैसे कि वह चीफ कंग को आखिरी सलाम कर रहा हो। अचानक फोन बजा। क्या? ली जा सिंह फौरन अस्पताल के लिए दौड़ा। हालत ज्यादा ठीक नहीं है, आपको जहनी तौर पर तैयार रहना होगा। हॉस्पिटल में दिंग चिंग ने सबको बाहर भेज दिया। अपने पुराने जिगरी भाई को सामने देखकर ली जा सिंह आखिरकार अपने आंसू नहीं रोक पाया। सोचा था तुझसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, बड़ा खुश हूँ मैं। ओए भाई, तू बहुत थका हुआ लग रहा है, ऐसे मत कर। तू एक फैसला कर ले, बड़े भाई की बात मान बेवकूफ, तभी तू जिंदा रह पाएगा। अपने भाई को सांस लेने में तकलीफ होते देख ली जा सिंह ने जल्दी से उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाना चाहा, लेकिन दिंग चिंग ने उसे रोक दिया। तू क्या कर रहा है भाई? भाई, दिंग चिंग ने कहा, तू कमीने, अगर 10 मिलियन में एक चांस भी अगर मैं जिंदा बच गया तो तू क्या करेगा? तू मेरा सामना कर पाएगा? आखिरी पल तक दिंग चिंग सिर्फ ली जा सिंह के बारे में सोच रहा था। उसका दुश्मन बनने से बचने के लिए उसने अपनी जान देना बेहतर समझा। दिंग चिंग की बातें एक भारी हथौड़े की तरह ली जा सिंह को बुरी तरह झंझोड़ गई। एक तरफ उसका 8 साल पुराना जिगरी भाई था और दूसरी तरफ उसका बॉस चीफ कंग, जिसे उसकी जान की कोई परवाह नहीं थी। बॉस का धोखा और बेरुखी ली जा सिंह का दिल तोड़ रही थी, जबकि दिंग चिंग की यह दोस्ती उसे वह सुकून दे रही थी जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। ली जा सिंह ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। उसने फैसला किया कि वह अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ देगा और अपनी खुद की एक नई दुनिया बनाएगा। दिंग चिंग के फ्यूनरल पर सभी लोग उसे श्रद्धांजलि देने आए। जब सब लोग चले गए, ली जा सिंह ने साइड में खड़े यान बियन किलर्स को देखा और इशारे से सिर हिलाया। लगता था एक और खूनी खेल शुरू होने वाला है। इसके बाद वह उदास मन से दिंग चिंग के ऑफिस में गया। उसने दिंग चिंग का सेफ खोला। अंदर उसे एक फाइल मिली और उस फाइल के अंदर उसके पुलिस ऑफिसर होने की सारी डिटेल्स थी। फिर उसने पास रखे एक बॉक्स को देखा। उसे खोला तो देखा ये वही घड़ियां थी जो उसने लेने से मना करती थी। ली जा सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि यही चीज दिंग चिंग की आखिरी निशानी बन जाएगी। अगले दिन ली जा सिंह मीटिंग रूम तक पहुंचता, उससे पहले ही जांग सुकी ने उसे लेने के लिए गाड़ी भेज दी। ली जा सिंह साफ जानता था कि यह जांग सुकी की एक चाल है और जैसा उसने सोचा था वही हुआ। गाड़ी अभी आधे रास्ते ही पहुंची थी कि ड्राइवर ने अचानक स्पीड बढ़ा दी और पीछे आ रहे ली जा सिंह के आदमियों को पीछे छोड़ दिया। वे गाड़ी को एक सुनसान जगह ले गए। ली जा सिंह इकलौता आदमी था जो जानता था कि जांग सुकी पुलिस के साथ मिला हुआ है। वह जांग पुलिस से पूरी तरह पल्ला झाड़कर गोल्ड मून पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए ली जा सिंह को रास्ते से हटाना जरूरी था। लेकिन आखिर में उसने ली जा सिंह की काबिलियत को कम समझा। आखिर में उसके जंग के अपने ही गद्दार आदमियों ने उसे गाड़ी में बांधकर समुद्र में फेंक दिया और वो घमंडी ली जंग को सबूत न मिलने की वजह से पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। लेकिन जब वो जेल से बाहर निकला और देखा कि उसे लेने कोई नहीं आया, ली जंग को समझ गया कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। इसलिए वो शांति से अपने ऑफिस गया और एक वाइन की बोतल निकाल कर पीने लगा। ओए, किसी के पास सिगरेट है क्या? सिगरेट है क्या? आखिर में ली जोंगू को भी उन लोगों की हेल्प से बिना रस्सी के बंजी जंपिंग करवा दी गई। बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। जब तीनों लीडर्स मर गए तो ली जा सिंह आसानी से गोल्ड मून का नया चेयरमैन बन गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा और अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कोई सवाल उठा सके। अपनी चेयरमैन की कुर्सी को पूरी तरह पक्का करने के लिए ली जा सिंह ने आखिर में यान बियन किलर्स को भेजा और उस चीफ कंग को, जो उसकी असली आइडेंटिटी जानता था, और उस सेक्शन चीफ को भी मरवा दिया। उन दोनों के मरने के साथ ही इस दुनिया में अब और कोई नहीं जानता था ली जा सिंह की पुलिस वाली आइडेंटिटी के बारे में। मूवी में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हिलाया वो था दिंग चिंग का कैरेक्टर। उसने मुझे दिखाया कि गैंगस्टर की दुनिया में सबसे कीमती चीज दोस्ती और वफादारी, लॉयल्टी होती है। भले ही वो ऊपर से पागल जैसा और गाली गलौज करने वाला था, लेकिन दिल से वो सबसे ज्यादा वफादार था। वो एयरपोर्ट पर ली जा सिंह के लिए बच्चों वाले खिलौने खरीदता था। जब उसे पता चला कि ली जा सिंह अंडरकवर है, तब भी उसने सबूत मिटा दिए। मरते दम तक उसे ली जा सिंह की हिफाजत की फिक्र थी। वो एक रोशनी की तरह था जिसने गैंगस्टर की काली दुनिया को रोशन कर दिया और वो ली जा सिंह के दिल में बची आखिरी अच्छाई, गर्माहट बन गया। जब दिंग चिंग खून से लथपथ बेड पर लेटा हुआ मुस्कुराते हुए ली जा सिंह से कह रहा था, रो मत, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। ये आदमी जो गैंगस्टर की दुनिया में इतना ऊपर उठा, उसने अपने तरीके से भाई होने का मतलब समझाया। उसकी दोस्ती, आइडेंटिटी
आइडेंटिटी और हैसियत से भी बढ़कर थी। और यही इस फिल्म की सबसे दिल छू लेने वाली बात थी। फिल्म का एंड मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करता है। जब लीजा सिंह चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा, उसने पक्के इरादे से एक सिगरेट जलाई। उसने अपनी खुद की नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड बना ली। वहां ना तो पुलिस की कठपुतली वाला सिस्टम था और न ही पुराने गैंग के घटिया कायदे कानून। ये सिर्फ उसकी अपनी दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो हर कंट्रोल से आजाद थी। ये एंडिंग ऑडियंस को कोई सही जवाब नहीं देती, लेकिन उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। जब सिस्टम का इंसाफ इंसानियत के खिलाफ हो जाए, जब बुराई की दुनिया में आपको सच्ची दोस्ती मिले, तब हम खुद को कैसे पहचाने, हम अपनी किस्मत का फैसला कैसे करें। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक। मैं हूँ अलीशा एक्सप्लेनर्स। आपसे अगली बार मिलने का इंतजार रहेगा।